नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। जम्मू कश्मीर में हुए अब तक के सबसे बड़े हमले में आतंकियों ने पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों से भरी गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए। जवानों की शहादत पर पूरे देश में आक्रोश के बीच आतंकियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की मांग तेज हो गई। पीएम मोदी ने कहा, जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। तो प्रियंका गांधी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी। और दिल्ली में उपराज्यपाल के साथ अधिकारों की लड़ाई में केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। जम्मू कश्मीर में हुए अब तक के सबसे बड़े आतंकी हमले ने पूरे देश को सन्न कर दिया। जम्मू से श्रीनगर जा रहा सीआरपीएफ का काफिला पुलवामा में आतंकियों का निशाना बना। धमाके की चपेट में आने वाले 40 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर में एक ही बार में शहीद होने वाले जवानों की यह सबसे बड़ी तादाद है। क्योंकि सीआरपीएफ के काफिले पर हुआ हमला इतना जोरदार था कि किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं मिला। काफिले की एक गाड़ी के बुरी तरह से परखचे उड़ गए। काफिले की एक गाड़ी में अचानक आग लग गई। धमाके वाली जगह की तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। इस वक्त हम मेन स्पॉट पे हैं जहां पे ये आईडी ब्लास्ट हुआ है। आप देख सकते हैं ये वो स्पॉट है जहां पे इर्द गिर्द सब चीजें बिखरी हुई हैं। गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ है। सीआरपीएफ की एक गाड़ी जो है ऐसा लग रहा है कि उसके पुरखचे उड़ गए हैं। आतंकियों का हमला करने का तरीका इस बार पहले से अलग था। इस बार बारूदी सुरंग बिछाकर हमले को अंजाम नहीं दिया गया, बल्कि पक्की योजना के तहत एक कार के जरिए धमाका किया गया। गाड़ी की हालत ऐसी थी कि पुर्जे देखकर पहचानना मुश्किल हो जाए। इसीलिए हमले के कई घंटे बाद भी जब मीडिया मौके पर पहुंचा तो उसे ढक दिया गया। हमला केवल विस्फोटक से नहीं हुआ, बल्कि हमले के बाद गोलीबारी भी हुई, जिसके निशान गाड़ियों पर थे। जवानों के जिस काफिले को निशाना बनाया गया उसमें 70 से ज्यादा गाड़ियां चल रही थी। सारी गाड़ियों में कुल मिलाकर सीआरपीएफ के 2500 जवान थे, जो छुट्टी के बाद ड्यूटी पर लौट रहे थे। जम्मू से इन जवानों का काफिला जम्मू श्रीनगर हाईवे का इस्तेमाल करते हुए श्रीनगर के लिए जा रहा था, लेकिन श्रीनगर पहुंचने से पहले अवंतीपुरा में जवानों का काफिला हमले का शिकार हो गया। लेकिन सुरक्षा बल के लिए जम्मू कश्मीर में आतंकियों का यह हमला एक नई चुनौती है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि इस बार सुरक्षा बल के काफिले को निशाना बनाने के लिए आत्मघाती हमला किया गया। इससे पहले सुरक्षा बल के काफिले को निशाना बनाने के लिए बारूदी सुरंग बिछाई जाती थी, लेकिन इस बार एक गाड़ी का इस्तेमाल किया गया। एक ऐसी गाड़ी जिसे एक आत्मघाती हमलावर चला रहा था और गाड़ी में विस्फोटक भरा हुआ था। हमले वाली जगह पर जैसे ही काफिला पहुंचने वाला था, गाड़ी चला रहे आतंकी को उसके साथियों ने इशारा कर दिया और विस्फोटक वाली गाड़ी को काफिले के करीब हाईवे पर पहुंचा दिया गया। माना जा रहा है कि गाड़ी में कम से कम 200 किलो विस्फोटक था। जब सीआरपीएफ का काफिला उस गाड़ी के करीब से गुजर रहा था, तभी दूर बैठे आतंकियों ने रिमोट के जरिए कार में रखे विस्फोटक में धमाका कर दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वहां घात लगाकर छिपे आतंकियों ने सीआरपीएफ की गाड़ियों पर कुछ ग्रेनेड भी फेंके और गोलियां भी बरसाई। लेकिन गाड़ी में रखा विस्फोटक इतना ताकतवर था कि धमाके के बाद जवानों को संभलने का और मोर्चा संभालने में काफी देर लग गई। और धमाके में हुए नुकसान के बाद कुछ ही देर में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पुलिस और सेना की गाड़ियां पहुंचने लगी। हाईवे को बंद कर दिया गया। जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। लगातार बख्तरबंद गाड़ियां मौके पर पहुंचने लगी। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस भी पहुंच गई। लेकिन मंजर इतना दर्दनाक था कि हर जवान और हर अफसर गुस्से में लाल दिख रहा था। गृह मंत्री ने भी दो टूक कह दिया कि आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। At the site we are doing the post blast analysis. All that is going to take some time. दूसरी तरफ आतंकी मसूद अजहर के संगठन जैश ए मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी लेने में देर नहीं की। हालांकि हमला कैसे हुआ इस पर अब तक जांच एजेंसियों के अधिकारी खुलकर कुछ नहीं बोल रहे। It's a terror incident. It's a terror incident and we are looking into to the possibility of what led to this blast. सुरक्षा बल का काफिला जब भी किसी सड़क पर निकलता है तो पहले आरओपी यानी रोड ओपनिंग पार्टी निकलती है, जिसका काम रास्ते की जांच करना होता है। ये देखना होता है कि सड़क पर कहीं बारूदी सुरंग तो नहीं बिछी है या कोई खतरा तो नहीं है। और सीआरपीएफ इस काफिले के निकलने से पहले भी आरओपी ने अपना काम किया था, लेकिन फिर भी आतंकी धमाके को अंजाम देने में कामयाब हो गए। इसीलिए श्रीनगर से दिल्ली तक हलचल दिखने लगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में थे, लेकिन हमले के फौरन बाद दिल्ली लौट आए। गृह मंत्री ने पटना में रैली करने का अपना कार्यक्रम भी हमले की खबर के बाद रद्द कर दिया। माना जा रहा है कि शुक्रवार को राजनाथ सिंह पुलवामा पहुंच सकते हैं। सीआरपीएफ के डीजी राजीव राय भटनागर 2 दिन के लिए कुंभ गए हुए थे, लेकिन हमले के फौरन बाद सारे कार्यक्रम रद्द करके वो भी दिल्ली पहुंच गए। जम्मू कश्मीर सरकार के सलाहकार विजय कुमार भी अचानक गृह मंत्रालय पहुंच गए, जिसके बाद वहां अधिकारियों की एक हाई लेवल मीटिंग शुरू हो गई। क्योंकि यह हमला पिछले कुछ दशकों में देश के जवानों पर हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला है, जिसने देश को झकझोर कर रख दिया। जवानों पर हुआ हमला और धमाके कितने जोरदार थे, इसका अंदाजा कुछ तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। ये वीडियो हमले के फौरन बाद का है। गहरे काले रंग की दिख रही ये जमीन नेशनल हाईवे का एक हिस्सा है,
जिसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने राख से भरा ट्रक यहां गिरा दिया हो। हर तरफ कुछ न कुछ बिखरा हुआ दिख रहा था। इतने छोटे छोटे टुकड़े कि पहचान पाना मुश्किल हो जाए कि ये किसी जवान का सामान है या गाड़ी का कोई टूटा हुआ हिस्सा। लेकिन सब कुछ बुरी तरह से जला हुआ। जो बस हमले का शिकार हुई उसे देखकर यकीन करना मुश्किल था कि ये एक बस है जिसमें 40 से ज्यादा जवान कुछ देर पहले तक सवार थे। पूरी बस एक जला हुआ कबाड़ का हिस्सा बन चुकी थी। सोचकर भी सिहरन होने लगती है कि अंदर बैठे जवानों का हाल क्या हुआ होगा। लेकिन पुलवामा में हुए हमले के बाद सुरक्षा बल ने जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया। कई घंटे के लिए हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई और हाईवे पर एक के बाद एक सुरक्षा बल की गाड़ियां जमा होने लगी। बड़े अफसर जांच के लिए पहुंचने लगे। जख्मी जवानों की मदद के लिए एम्बुलेंस जमा होने लगी। खतरा बना हुआ था, इसलिए हादसे वाली जगह से काफी दूर तक सुरक्षा बल के जवान तैनात हो गए। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही थी। गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई थी, इसलिए हाईवे के एक तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लगने लगी। माना जा रहा है कि एक आतंकी तो आत्मघाती हमले के दौरान ही ढेर हो गया, लेकिन बाकी आतंकी हमले के बाद भागने में कामयाब हो गए। घंटों तक बचाव कार्य चलता रहा और शाम होते होते हाईवे को दोबारा खोला जा सका। ये अभी हाईवे पे अब रेस्टोर किया गया है ट्रैफिक को, क्योंकि जो गाड़ियां हैं वो बुरी तरह से तबाह हो चुकी थी। सीआरपीएफ की तकरीबन 2500 लोग जो है सीआरपीएफ के आ रहे थे जम्मू से श्रीनगर। हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा इस कदर भड़का कि लोग सड़कों पर उतर आए। जम्मू में तिरंगे झंडे लेकर उतरे लोगों ने सड़कों पर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। ऐसा ही गुस्सा पूरे देश में पनपता दिखने लगा। जम्मू कश्मीर आतंकियों ने ऐसा ही हमला 2005 में भी किया था, जब चर्च लेन में विस्फोटक भरी गाड़ी से जवानों के काफिले को टक्कर मारी गई थी। दावा यह भी किया जा रहा है कि काफिले को टक्कर मारने से पहले ही काफिले की एक गाड़ी पर टक्कर मारी गई, जिससे काफिले की रफ्तार धीमी हो गई और आतंकियों के लिए विस्फोटक वाली गाड़ी से टक्कर मारना आसान हो गया। लेकिन जांच एजेंसियों के सामने अब सवाल यह है कि क्या गाड़ी चला रहे आतंकी के साथ कुछ लोग और थे जिन्होंने काफिले पर गोलीबारी की। दूसरा सवाल कि क्या फायरिंग करने वाले आतंकी एक अलग गाड़ी में काफिले के साथ चल रहे थे। तीसरा सवाल यह कि क्या दो गाड़ियों में सवार आतंकी रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे थे। और चौथा सवाल यह कि क्या इस हमले के लिए आतंकियों को जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों की मदद मिली। ताजा अपडेट के साथ पुलवामा से रिफत अब्दुल्ला और दिल्ली से अमित पांडे मौजूद हैं। रिफत, क्या पता चल रहा है अभी तक? देखिए, अभी मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। हो सकता है कि एनआईए की टीम भी यहां पहुंच जाए, ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ी लेवल पे इसका मंसूबा बनाया गया होगा। क्योंकि अब तक का अगर हम बात करें 89 के बाद से आज तक का ये सबसे बड़ा हमला माना जाता है, सबसे बड़ा अटैक माना जाता है, क्योंकि 40 से ज़्यादा सीआरपीएफ के लोगों की जान इसमें गई है। अभी तक 89 में मिलिटेंसी शुरू हुई थी, आज तक इतना बड़ा जो है कैजुअलिटी सिक्योरिटी फोर्सेस को एक जगह पे नहीं उठानी पड़ी। तो ऐसे में ये कहा जा रहा था कि उड़ी का अटैक बड़ा अटैक था, जिसमें 19 के करीब फौजी जवानों की जान गई थी, लेकिन इसमें 40 के करीब जो है या 42 के करीब बताया जा रहा है कि फौजी जवानों की इसमें ये सीआरपीएफ के जवानों की जान गई है। तो ये कहा जा सकता है एक मेजर अटैक है। तो इसको बड़े लेवल पे देखा जाएगा, बड़ी लेवल पे इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। जिस तरीके से कहा गया है कि एक गाड़ी में विस्फोटक सामान जो है भरा हुआ था और उसके बाद इसको उड़ा दिया गया, वो जो है एक प्लान तरीके से किया गया होगा कि कहाँ पे कार्रवाई कहाँ से आ रही है, कहाँ पे पहुँची है। और उसके बाद जहाँ पे ये अटैक हुआ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पे थोड़ा सा हिल है, थोड़ा सा उतराई और चढ़ाई है। वहाँ पे ये स्पॉट चुना गया है क्योंकि उनको मालूम होगा कि इस स्पॉट पे स्पीड जो है कार्रवाई की कम होगी, जिससे सीआरपीएफ को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में जिस तरीके की प्लानिंग बनाई होगी जैश के लोगों ने, तो वही उन्होंने अंजाम दिया। तो ऐसे में जिस तरीके से आप भी बता रहे थे, आरओपी जो होती है रोड ओपनिंग पार्टी, उन्होंने अपना काम किया होगा मॉर्निंग में, लेकिन वो गाड़ियों की उस तरीके से सर्च नहीं करते हैं, क्योंकि ये गाड़ी में भरा हुआ था ये सारा विस्फोटक। और समझा यह जा रहा है कि 200 से 300 kg तक का विस्फोटक इसमें हो सकता है था, क्योंकि जो इंटेंसिटी है, जो शिद्दत है, वो बहुत ज़्यादा है और इर्द गिर्द काफ़ी नुकसान हुआ है। जो हम स्पॉट पे पहुंचे और हमने भी देखा कि गाड़ियों के पीसेस बहुत दूर दूर तक जा पहुंचे थे। उन टायर भी बर्स्ट हो गए थे और वो भी दूर दूर तक पहुंचे थे। गाड़ी जो है, एक गाड़ी मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी थी और जिस गाड़ी में ये विस्फोटक भरा हुआ था वो भी तबाह हो चुकी थी। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये सबसे बड़ा, अभी जब से मिलिटेंसी यहाँ पे शुरू हुई है 89 से, तब से लेकर आज तक सबसे बड़ा मिलिटेंसी का अटैक है, मिलिटेंट्स का अटैक है। और जैश ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की और बताया जा रहा है कि आदिल नाम का जो लड़का है लोकल, उसी एरिया का रहने वाला, वो जो है उसने ये फिदाइन अटैक अंजाम दिया है। क्योंकि एक वीडियो भी जारी किया गया, उसमें जो कन्फेशन
करता है कि वो जो है ये अटैक अंजाम देने के लिए जा रहा है। तो उसके बाद ये रिलीज भी हुआ सोशल मीडिया पे ये वीडियो। तो अभी हर मामले की जांच की जाएगी और हो सकता है कि नेशनल NIA की जो टीम है वो यहाँ पहुंचे और उसके बाद जो सैंपल वगैरह यहाँ पे फॉरेंसिक लेबोरेटरी के लोगों ने लिए होंगे उसकी जांच जो है की जाएगी। अमित, यहाँ दिल्ली में क्या पता चल रहा है? देखिए, यहाँ पर बैठकों का दौर लगातार जारी है और जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा जब हमला हुआ है तो ये बैठक चलेंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार आईडी हमले लगातार पिछले 1.5 साल से जब हो रहे थे तो उनका आकलन किस तरीके से किया गया और कतई अंदाजा नहीं था कि इस सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया जाएगा। और अब यही रणनीति तैयार की जा रही है कि आने वाले दिनों में इस तरीके के अभी आज कौन सी बैठक आज कौन सी बैठकें हुई हैं वहां पर? आज कौन सी बैठकें हुई हैं दिल्ली में? देखिए, 3 अहम बैठकें यहाँ पर हुई हैं। एक तो गृह मंत्री के यहाँ हुई है वरिष्ठ आंतरिक सुरक्षा के अधिकारियों की, दूसरा गृह मंत्रालय में कश्मीर डिवीजन के अधिकारियों की हुई है। आगे की रणनीति कैसे बनाई जाए उस पर चर्चा हुई है। तीसरी जो बैठक हुई है वो CRPF के वॉर रूम में, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पीछे CRPF का वॉर रूम है, मुख्यालय है, यहाँ पर ये बैठक हो रही है और पल पल की जो जानकारी है वो यहाँ पर उसका अपडेट लिया जा रहा है। तो अलग अलग स्तर पर यहाँ पर बैठक ली जा रही है और गृह मंत्री ने अपना जो कार्यक्रम है कल का वो कैंसिल कर दिया। गृह सचिव हैं वो बर्मा से लौट रहे हैं, कल गृह मंत्री जा रहे हैं, DG CRPF पहले ही यहाँ पर जा चुके हैं, आज कश्मीर के लिए रवाना हो चुके हैं। तो बहुत ज्यादा हलचल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल किशोर यही है कि आखिरकार जब हमले लगातार हो रहे थे तो उनका आकलन किस तरीके से किया गया? रिफत, उधर वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर क्या खबर आ रही है? वहां पर क्या हो रहा है? क्या बैठकें हैं? क्या तैयारी है? कुछ पता चल रहा है रिफत? देखिए, जब ये धमाका हुआ उसके फौरन बाद जो है यहाँ के जितने भी आला अधिकारी हैं, चाहे वो IGP कश्मीर हों, CRPF के IG हों, आर्मी के जो है आला अधिकारी हों, वो सारे स्पॉट पे पहुंचे और काफ़ी देर तक वो वहाँ पे रहे। पूरा नेशनल हाईवे को रोक दिया गया, ट्रैफिक की मूवमेंट जो है वो रोक दी गई क्योंकि इर्द गिर्द काफ़ी सारी चीज़ें बिखरी पड़ी थी और गाड़ियों की जो है काफ़ी सारी गाड़ियों के पुरखच्चे उड़ गए थे और जो सामान था गाड़ियों का वो इर्द गिर्द बिखरा हुआ था। अभी भी जब हम वहाँ से लौट रहे थे तो वहाँ पे अभी भी काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ था। हालांकि 2 साइड से जो है ट्रैफिक की मूवमेंट बहाल कर दी गई, लेकिन वहाँ पे अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे हो सकती हैं जहाँ पे जांच की जाएगी। और इर्द गिर्द का एरिया जो है पहले ही कॉर्डन किया गया था, वहाँ पे आर्मी, CRPF, पुलिस और जो भी सुरक्षा बल हैं वो वहाँ पे पहुँचे थे और वहाँ पे यही अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जा रही थी कि कैसे जैश ने इतना बड़ा अटैक अंजाम दिया और वो भी वहाँ पे जहाँ पे अक्सर सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट होती है, जहाँ पे आरोपी होती है, रोड ओपनिंग पार्टी आर्मी की भी होती है और CRPF की भी होती है। उसके बावजूद भी ये देखने की कोशिश अब की जाएगी कि सामान ये जो है बारूदी मवाद जो है ये कहाँ पे भरा गया, कहाँ पे प्लानिंग की गई, उसके बाद कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि फॉरेंसिक जांच की जाएगी उन सब चीज़ों की और ये भी पता लगाया जाएगा कि कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया था और इसकी प्लानिंग कहाँ से कहाँ तक हुई। हो सकता है कि कुछ फ़ोन कॉल्स भी रिकॉर्ड हुई हों। अभी हर चीज़ को एग्जामिन किया जाए, हर चीज़ का अंदाज़ा लगाया जाएगा, उसके बाद ही कोई किसी नतीजे पे पहुंचा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये सबसे बड़ा अटैक है, 89 से यहाँ पे मिलिटेंसी शुरू हुई और आज इतना बड़ा अटैक होना, जबकि हर तरफ से चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी फोर्सेस को बिठा दिया गया और ख़ासतौर से साउथ कश्मीर में जिस तरीके के हालात हैं, आई रोज़ एनकाउंटर्स होते हैं और एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर साउथ कश्मीर के एरिया में इस तरह का बड़ा जो है अटैक हो जाता है तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस पे सवालात के निशान उठेंगे और उसका जवाब शायद देना होगा कि कैसे किस इलाके में इतनी तैयारी हुई कि 200 या 300 kg जो है बारूदी मवाद जो है वो किसी गाड़ी में भरा गया, उसके बाद किसी जगह पहुंचाया गया, उसके बाद ट्रिगर किया गया, उसके बाद फिदाइन अटैक हुआ। जबकि लतपोरा एरिया में 2017 दिसंबर में जो है एक बड़ा फिदाइन अटैक हुआ था, एक कैंप में फिदाइन घुसे थे और साथ ही पुलिस लाइन्स जो है पुलवामा की, वहां पे भी फिदाइन अटैक हुआ था और ये अब तीसरा बड़ा फिदाइन अटैक है। लेकिन कश्मीर घाटी में सबसे बड़ा फिदाइन अटैक ये समझा जा रहा है 89 से लेकर आज तक का। शुक्रिया रिफत आपका। देश को झकझोर देने वाले इस आत्मघाती हमले को जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी आदिल अहमद उर्फ वकास ने अंजाम दिया। पुलवामा का रहने वाला आतंकी वकास 1 साल पहले ही जैश-ए-मोहम्मद में शामिल हुआ था और वो सेना की हिट लिस्ट में भी था। ओवरग्राउंड वर्कर से जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर बने आतंकी आदिल अहमद उर्फ वकास ने ही CRPF के काफिले पर 2019 का सबसे बड़ा आतंकी हमला किया। उसने हमले से पहले अपना एक वीडियो भी बनाया जो बाद में सामने आया। इस वीडियो में उसके आसपास खतरनाक हथियार रखे थे। इस वीडियो में ही उसने कबूल किया कि वो बड़े हमले को अंजाम देने वाला है। आतंकी आदिल अहमद उर्फ वकास की एक तस्वीर भी सामने आई। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर 2018 की है।
जब आतंकी वकास जैश-ए-मोहम्मद में शामिल हो गया था और बाद में खबरें थी कि उसे पाकिस्तान में ट्रेनिंग भी दी गई। आत्मघाती हमले करने वाला आतंकी आदिल अहमद उर्फ वकास पुलवामा का रहने वाला था। वो साल 2018 में जैश-ए-मोहम्मद में शामिल हुआ था। जैश में शामिल होने से पहले आतंकी आदिल अहमद काफी समय तक ओवरग्राउंड वर्कर की भूमिका में रहा, यानी वो कई साल तक आतंकियों की मदद करता रहा और बाद में खुद भी आतंकी बन गया। आतंकी वकास पुलवामा के गुंडीबाग से जैश का कमांडो था और पुलवामा के चप्पे चप्पे से भी वाकिफ था। खबर है कि वो काफी समय से इस तरह के हमले को अंजाम देने की फिराक में था और आखिरकार उसने जैश के दूसरे आतंकियों की मदद से जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे दिया। इससे पहले 2016 में उरी में सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमलों को जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जाता था, जिसने उस वक्त देश को झकझोर कर रख दिया था। जब 18 सितंबर 2016 को हुए हमले में 18 जवान शहीद हो गए थे। उस वक्त भारतीय सेना पर बीते 20 साल में हुआ वो सबसे बड़ा हमला था। उरी सेक्टर में एलओसी के पास सेना के कैंप पर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने सुबह के वक्त करीब 5 बजे हमला किया था। ये वो वक्त था जब कैंप में ज्यादातर जवान सो रहे थे और कुछ ड्यूटी पर तैनात थे। अचानक हुए उस हमले में जवानों को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं मिला था। बाद में सेना ने जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकियों को ढेर कर दिया था। उरी कैंप पर भी आतंकियों की आत्मघाती हमले की साजिश थी। अगर ये साजिश कामयाब हो जाती तो नुकसान कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता था, लेकिन सेना के बहादुर जवानों ने उनकी साजिश को नाकाम कर दिया था। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है। आतंकियों के खिलाफ एक और सर्जिकल स्ट्राइक की मांग उठी। इस हमले को अंजाम देने वाला आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद पहले भी कई हमलों को अंजाम दे चुका है, जिनमें 13 दिसंबर 2001 को देश की संसद पर हुआ आतंकी हमला भी शामिल है, जिसमें सुरक्षा बल के 5 जवानों समेत 9 लोग शहीद हुए थे। 29 नवंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के नगरोटा में जैश-ए-मोहम्मद के हमले में सेना के 7 जवान शहीद हो गए थे। 2 जनवरी 2016 को जैश के आतंकियों ने पठानकोट एयरबेस को निशाना बनाया, जहां 4 दिन पहले हमले में 7 जवान शहीद हुए। 31 जनवरी 2017 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के कैंप पर जैश के हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे और 26 अगस्त 2017 को पुलवामा में ही जैश के आत्मघाती दस्ते ने हमला किया था, जिसमें 12 जवान शहीद हुए थे। और कुछ इसी तरह उरी में भी सेना के कैंप पर हमला हुआ था, जिसके जवाब में पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक ने सीमा पार बैठे आतंकियों की कमर तोड़कर रख दी। अवंतीपुरा में सीआरपीएफ जवानों पर हुए हमले के बाद एक बार फिर पाकिस्तान की गोद में बैठे आतंकियों से बदला लेने की आवाज तेज होने लगी, क्योंकि 29 सितंबर 2016 को जवानों ने एलओसी पार करके भारत पर हमले का मंसूबा पाल रहे कई आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया था। सर्जिकल स्ट्राइक से पहले भारतीय सेना ने उन ठिकानों की पूरी पड़ताल की थी जहां पाकिस्तानी सेना के साथ बड़ी तादाद में आतंकी भी मौजूद थे। उन लॉन्चिंग पैड की खास तौर पर पहचान की गई थी जहां से जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी घुसपैठ की तैयारी में जुटे थे। सेना की इस पड़ताल में यह साफ हो गया था कि एलओसी के उस पार आतंकी पाकिस्तानी फौज की रहनुमाई पर ही जी रहे हैं। इसलिए 26 सितंबर की रात जवानों ने एलओसी पार की और पाकिस्तान की गोद में बैठे आतंकियों को ढेर कर दिया। 2016 को हुई उसी सर्जिकल स्ट्राइक की तर्ज पर सरकार ने एक बार फिर आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। सरकार खामोश बैठने वाली नहीं है, ये बहुत दुखद है। हम लोगों को चैलेंज के रूप में हम उसको देखते हैं और इस घटना का हिसाब चुकता होगा। कार्रवाई रुकेगी नहीं। पुलवामा में हमले को अंजाम देने वाला जैश-ए-मोहम्मद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से ही चलता है। जैश के सरगना मसूद अजहर का ठिकाना भी पाकिस्तान में ही है, यानी जवानों पर कायराना हमले की साजिश के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हमले के लिए पाकिस्तान को दोषी बताया है। गृह मंत्री ने यह भी दावा किया कि देश अपने जवानों की शहादत का बदला लेने से पीछे नहीं हटेगा। कश्मीर में हमारे सीआरपीएफ के बहादुर जवानों पर जो आतंकवादी हमला हुआ है वो पाकिस्तान स्थित और उनके द्वारा संरक्षित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने किया है, जिसकी मैं और सारा देश फैसला करता है। इस आतंकी हमले का समुचित जवाब देने के लिए सारा देश एकजुट है। हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझते हैं और देश की जनता को यह भरोसा देते हैं इस पर जो भी कार्रवाई करना आवश्यक है उसे करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पुलवामा में हुए आतंकी हमले से पूरा देश सकते में है, लेकिन एक सच ये भी है कि पिछले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले और उनमें शहीद हुए जवानों की संख्या बढ़ी है। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में जम्मू कश्मीर में छोटे और बड़े आतंकी हमलों की संख्या 170 थी, लेकिन 2018 में यह आंकड़ा 587 के पास बढ़ा, यानी 2013 के बाद से औसतन हर साल 83 आतंकी हमलों की संख्या बढ़ती चली गई। आतंकी हमलों में शहीद होने वाले जवानों की संख्या में भी इजाफा हुआ। 2013 में पूरे साल में हुए आतंकी हमलों में 53 जवान शहीद हुए थे, लेकिन 2018 में शहीद होने वाले जवानों की संख्या 86 पहुंच गई,
यानी आतंकी हमलों का असर और उसके जख्म पहले के मुकाबले और गहरे हुए हैं। पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकी हमले के बाद देश में गुस्से और शोक की लहर, लेकिन जवानों की शहादत पर सियासी पार्टियों ने सवाल उठाने का मौका नहीं गंवाया। और कांग्रेस ने सुरक्षा के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर लिया। मोदी सरकार में ये 17वां बड़ा उग्रवादी हमला है पिछले 5 साल में। न पाकिस्तान को 56 इंच का सीना दिखाकर कोई जवाब दे पाई। उरी के बाद ये दूसरा बड़ा उग्रवादी हमला। जबकि बीजेपी ने पुलवामा के आतंकी हमले का माकूल जवाब देने का दावा किया। जैश ए मोहम्मद को पता लगना चाहिए, जहां भी बैठोगे वहां चुन चुन कर सीआरपीएफ के लोग और सेना के लोग, पैरामिलिट्री फोर्स के लोग खत्म करेंगे। आतंकवाद और आतंकवादियों का जब तक सफाया नहीं कर देंगे, हमारी सरकार और हमारे सेना के लोग चुप बैठने वाले नहीं। जवानों की शहादत पर बीजेपी और विपक्ष के नेताओं ने गहरा दुख जताया। वहीं ममता बनर्जी ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में सरकार के साथ खड़े होने का ऐलान किया। देखो, देश का बारे में जब कुछ होता है तो हम लोग कोई पॉलिटिकल बात नहीं करते हैं। हम लोग एक साथ में, चाहे हमारा फॉरेन पॉलिसी हो, अगर हमारा जवान के ऊपर कोई अटैक होता है तो ये हमारा ड्यूटी है कि हम कभी इसमें किसी को गलती नहीं देखता है, हमारा सरकार को व हमारा देश को, हम उसका साथ में रहते हैं। उधर आतंकी हमले के फौरन बाद सरकार एक्शन में आ गई। खबर है कि खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को पुलवामा जाने वाले हैं। वहीं सियासी गलियारों में भी इस आतंकी कार्रवाई का गहरा असर दिखा। और लखनऊ में प्रियंका गांधी पहले से तय अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई तो जरूर, लेकिन सियासी बातचीत करने से इनकार कर दिया। पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं, इसकी वजह से हम ये अनुचित समझते हैं कि हम अभी राजनीतिक चर्चा करें। प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस नेताओं ने आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई। वहीं प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके दावा किया कि पुलवामा में जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी ट्वीट करके आतंक के खिलाफ लड़ाई को जारी रखने का ऐलान किया, तो केंद्रीय मंत्रियों ने भी इस हमले का जवाब देने का दावा किया। इस प्रकार से दबाव पड़ा है आतंकियों पर और उनके समर्थकों पर पिछले कुछ समय से, सो दे आर ऑन दी रन, इसलिए ये हताश में इस तरह की कार्रवाई हो रही है। लेकिन जैसे कि सरकार की ओर से कहा गया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ट्विटर पर केंद्रीय मंत्रियों और सीएम योगी ने आतंकी हमले की निंदा करते हुए शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। आतंकी हमले के बाद सीमा पार से आने वाले आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठी। हालांकि जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई को बेअसर करार दिया। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक्स और बॉर्डर्स पे कन्फ्रंटेशन से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, बल्कि हमारे जवान जो हैं इस तरह से शहीद किए जा रहे हैं। यहाँ भी कश्मीर में रोज़ कोई ना कोई लोग मरते रहते हैं। तो इस सब खून खराबे को बंद करने के लिए मेरा ये मानना है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनको इकट्ठा होना चाहिए। वहीं पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भरोसा जताया कि देश आतंकवादियों को जवाब देने में सक्षम है। हमने बहुत झेला है, अभी भी थोड़ा थोड़ा झेल रहे। जैसे आज का प्रसंग हमने श्रद्धांजलि अर्पित की, लेकिन अब एक आशा है कि हमने एक बार, 2 बार, 3 बार दिखा दिया है कि जैसे को तैसा उत्तर हम दे सकते हो, वैसा उत्तर मिलेगा। विश्वास बढ़ा। घाटी में इससे पहले भी आतंकी अपनी साजिशों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आत्मघाती हमलों का सहारा लेते रहे हैं और बीते कुछ साल में आतंकियों ने कश्मीर को लहूलुहान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जवानों के काफिले अक्सर आतंकियों के निशाने पर रहते हैं और 24 जून 2013 को भी आतंकियों ने श्रीनगर के हैदरपुरा में सेना के काफिले को निशाना बनाया था, जिसमें 8 जवान शहीद हुए थे। 5 दिसंबर 2014 को उरी सेक्टर के मोहरा में सेना की 31 फील्ड रेजिमेंट पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और 7 जवानों के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान भी शहीद हुए थे। 2 जनवरी 2016 को जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने पठानकोट एयरबेस पर बड़ा हमला किया और 4 दिन चले इस हमले में 7 जवान शहीद हुए थे। 26 जून 2016 को श्रीनगर हाईवे में पंपोर के पास लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों ने सीआईएसएफ के काफिले पर हमला किया, जिसमें 8 जवान शहीद हुए थे। 17 अगस्त 2016 को हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने श्रीनगर बारामूला हाईवे पर सेना के काफिले को निशाना बनाया था और इस हमले में भी 8 जवान शहीद हुए थे। 18 सितंबर 2016 को उरी कैंप पर बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 18 जवान शहीद हुए थे और इसी हमले का बदला लेने के लिए 10 दिन बाद यानी 29 सितंबर 2016 को सेना ने पाकिस्तान में घुसकर 40 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया था और उनके लॉन्चिंग पैड तबाह कर दिए थे। 29 नवंबर 2016 को आतंकियों ने नगरोटा में सेना के कैंप पर हमला किया था, जिसमें सेना के 2 अधिकारी और 5 जवान शहीद हुए थे।
10 जुलाई 2017 को आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा की एक बस को निशाना बनाया था और उस हमले में 7 यात्री मारे गए थे। सवाल की एक बात यह है कि पुलवामा का हमला हमारे सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए चुनौती है। यह हम सब के लिए चुनौती है, देश के हर नागरिक के लिए चुनौती है। जम्मू कश्मीर में हुआ यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है। इस घड़ी में हर शख्स को कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना होगा। इस मौके पर और ऐसे मसलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमें उन जवानों के परिवारों के बारे में भी सोचना होगा जिन्होंने अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी। गुजरात में राहुल गांधी लोक कलाकारों से मिले। गुजरात के वलसाड़ में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोक कलाकारों से मुलाकात की। हम आदिवासी मिल रहे हैं, साफ लिखा था जल, जमीन, जंगल आदिवासियों का है, इसका हक आदिवासियों को मिलेगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने तमिलनाडु दौरे में कांग्रेस और डीएमके को निशाने पर लिया। डीएमके के नेता स्टालिन कभी राहुल जी को नेता स्वीकार करते हैं, कभी उनकी पार्टी में विरोध आ जाए तो नेता नहीं मानते हैं। मुझे मालूम नहीं है स्टालिन साहब की इच्छा क्या है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने लोकसभा क्षेत्र लखनऊ के लोगों को इराक के लिए सीधी फ्लाइट की सौगात दी। मैं एक बात बहुत साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि इसे इलेक्शन के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स ने बेहतरीन फील्डिंग करने वाले दुनिया के 5 खिलाड़ियों में सुरेश रैना को भी शामिल किया। And then number one for me, somebody who is still playing, Suresh Raina, and I have been a massive fan of Suresh Raina for forever. वैलेंटाइंस डे के मौके पर लंदन के लॉर्ड स्टेडियम में एक क्रिकेट मैच का पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें एक लड़का शादी के लिए एक लड़की को प्रपोज करता नजर आया। Round of applause. Have a look at it. Oh, she said yes. Oh, what a decision! Absolutely fantastic. Sharan and Pavan, congratulations! What a day! पश्चिम दिल्ली के नारायणा में एक पेपर कार्ड फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कई मशहूर कंपनियों के लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाने वाली फैक्ट्री में आग भड़की, जिसने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया और वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। थोड़ी ही देर में सड़क पर दूर से ही फैक्ट्री की पूरी इमारत आग की लपटों में घिरी दिखने लगी। आग की लपटें बाहर आ रही हैं, भयंकर धुआं यहाँ हो गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कागज का यानी कि कार्ड, स्टेशनरी और परफ्यूम का काम होता था। आग की लपटें जितनी भयानक दिख रही थीं, फायर ब्रिगेड की टीम के लिए उसे काबू में करना उतना ही मुश्किल साबित हो रहा था, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर रखे परफ्यूम के छोटे छोटे सिलेंडर धमाके के साथ फट रहे थे। यही वजह रही कि फायर ब्रिगेड की टीम को भी आग पर काबू पाने के लिए सभी सिलेंडर जलने का इंतजार करना पड़ा। ये जो परफ्यूम के सिलेंडर होते हैं फट रहे हैं, और जब ये फट जाएंगे, जल जाएंगे, तभी क्योंकि इनकी आग को और तेज तरीका नहीं बनाने से। फैक्ट्री में लगी आग इतनी भीषण थी कि उस पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से लगातार हो रही पानी की बौछार का भी कोई असर होता नहीं दिखा। जो फैक्ट्री की दूसरी मंजिल से भड़की और देखते ही देखते उसने इमारत की चारों मंजिलों को चपेट में ले लिया। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन इससे पहले फैक्ट्री और उसके आसपास का इलाका आग से निकल रहे काले धुएं से ढक गया। ऊपर से फैक्ट्री के कर्मचारी शुरुआत में ये अंदाजा नहीं लगा पाए कि आग कितनी बड़ी है। तो सारे एम्प्लॉइज ने कोशिश करी है काफी उसको बुझाने की, लेकिन बावजूद उसके सुबह का टाइम था तो कोई बुझा नहीं पाया। ये भी दावा किया गया कि फायर ब्रिगेड को हादसे की जानकारी देर से भेजी गई, जिसकी वजह से आग पूरी इमारत में फैल गई। आग की जो सूचना है हमें काफी देर में इन्होंने दी है। खुद आग बुझाने की पहले कोशिश की गई, उसके बाद फायर ब्रिगेड को उसकी सूचना दी गई है। हालांकि जानकारी मिलने के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की 30 से ज्यादा गाड़ियों ने काफी देर की मशक्कत के बाद आग को काबू में कर लिया। वहीं फैक्ट्री में आग की लपटें और धुआं निकलता देख वहां लोगों की भारी भीड़ भी जुट गई। सौभाग्य की एक बात है कि देश की राजधानी में 3 दिन के अंदर आग से 3 बड़े हादसे चिंता बढ़ाने वाले हैं। इस तरह के हादसों को रोकने के लिए और आग से निपटने के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए एक फुल प्रूफ व्यवस्था बनानी होगी। आधुनिक राइफलों की कमी से जूझ रही सेना के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने देश में AK-47 राइफल बनाने के लिए रूस से समझौता किया। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और रूस के बीच हुए समझौते के तहत अमेठी में AK-47 राइफल बनाने की फैक्ट्री खोली जाएगी। भारत सरकार ने मेक इन इंडिया योजना के तहत रूस के साथ इस बड़े रक्षा समझौते को मंजूरी दी। अमेठी में लगाई जाने वाली फैक्ट्री में रूसी कंपनी करीब 7.5 लाख AK-47 राइफलें बनाएगी। जानकारी के मुताबिक ये राइफल AK-47 का सबसे आधुनिक और ताकतवर मॉडल होगा। फैक्ट्री में प्रोडक्शन शुरू होने के बाद AK-47 राइफलों को सेना और पुलिस को दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि अमेठी की फैक्ट्री में बनने वाली इन राइफलों को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे प्रोजेक्ट पर 12,000 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है।
रूस की राजधानी मॉस्को में बीते 140 साल में सबसे ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। इस बर्फबारी की वजह से वहां के कई इलाके बर्फ से ढक गए। सौभाग्य की एक बात है कि रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी से पर्यटक भले ही खुश हों, लेकिन इस तरह की बर्फबारी वहां रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ा सकती है। पहले ही वहां के कई इलाके बर्फबारी से जूझ रहे हैं। आने वाले दिनों में होने वाली बर्फबारी उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। दिल्ली में उपराज्यपाल के साथ अधिकारों की लड़ाई में केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने साफ कर दिया कि दिल्ली में एंटी करप्शन ब्रांच समेत ज्यादातर मामलों पर केंद्र का अधिकार होगा। लेकिन कोर्ट के इस फैसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बिफर पड़े। ये जजमेंट न केवल दिल्ली के लोगों के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है। ये कहते हैं कि एंटी करप्शन ब्रांच अब दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं है, तो अगर कोई भ्रष्टाचार करे और मुख्यमंत्री के पास कोई आके कहे कि इसने भ्रष्टाचार किया है, तो मैं क्या करूं? मैं विपक्षी पार्टी को बोलूं? केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच एक अहम मसला अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का है, जिसे फिलहाल बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया है। जिसको 70 में से 67 सीट मिली, उसके पास अपने ऑफिसर्स को ट्रांसफर करने की पावर नहीं है। लेकिन जिस पार्टी को 70 में से 3 सीट मिली, वो पार्टी अब सारी ट्रांसफर पोस्टिंग करेगी दिल्ली की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कई दूसरे अधिकार दिए, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में केंद्र सरकार का पलड़ा भारी कर दिया। 2 जजों की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ कर दिया कि दिल्ली में एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्रांच के साथ जांच आयोग के गठन पर केंद्र का अधिकार होगा, जबकि दिल्ली सरकार का अधिकार बिजली आयोग पर होगा। इसके साथ ही दिल्ली सरकार जमीन का सर्कल रेट तय करेगी। हालांकि अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले में जजों में एक राय नहीं बनी, इसलिए उसे बड़ी बेंच को भेज दिया गया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि दिल्ली सरकार और एलजी किसी तरह का विवाद होने पर एलजी का फैसला ही माना जाएगा। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद सियासी पारा चढ़ते देर नहीं लगी। केजरीवाल सरकार ने केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ इसी मुद्दे पर खूब मोर्चा खोल रखा है। लिहाजा बीजेपी ने भी फैसले पर सवाल उठाने के लिए सीएम केजरीवाल को घेर लिया। जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग आज आपने राजनीति के कारण सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किया है, वो धिक्कार योग्य है। वहीं कांग्रेस ने भी केजरीवाल सरकार को नसीहत देने में देर नहीं लगाई। हम लोगों ने भी सरकार को चलाया 15 बरस, और जो कायदा कानून बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशनली, उस पर निर्भर रहे और उसी का पालन किया। सौभाग्य की एक बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि दिल्ली में उपराज्यपाल और केंद्र के अधिकार ज्यादा हैं। आम आदमी पार्टी का इस फैसले से नाराज होना लाजमी है और तय है कि चुनावी माहौल में इसे सियासी मुद्दा बनाने की भी कोशिश होगी। मध्य प्रदेश के झाबुआ में एक बाइक सवार डिवाइडर से टकराते हुए ट्रक के नीचे आ गया। ये ट्रक सड़क की दूसरी ओर से गुजर रहा था, लेकिन इसी दौरान ट्रक की दाईं ओर से आ रहा एक बाइक सवार डिवाइडर से टकराते हुए ट्रक के नीचे आ गया। इससे पहले उस सड़क से कई गाड़ियां गुजरती नजर आईं। इसी दौरान 2 लोग एक बाइक पर आते दिखे। ये बाइक अचानक लहराती हुई डिवाइडर से टकराई और उसे चला रहा आदमी ट्रक के पिछले पहिए के ठीक सामने आ गया। इसके बाद जो हुआ, सिर्फ 5 मिनट के ब्रेक के बाद